तो फिर से आप लोगों का स्वागत है वीकेएस स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। तो हमारे सीएमए में टैक्सेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट टैक्सेशन और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले मैं कुछ चीज़ें एग्जाम्स के पर्पज से आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो एग्जाम होता है वो एक ही पेपर में होता है और दोनों का 50-50% एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि 50% पेपर जो है डायरेक्ट टैक्सेशन से होता है और 50% जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होता है। आज हम लोग टैक्सेशन में क्या पढ़ेंगे, तो पहले मैं बता दूं कुछ बेसिक चीजें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी हम लोग सीएमए के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो भी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो सभी जो कि एमकॉम स्टूडेंट्स है, सीए हैं और सीएमए हैं, उन तीनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्सेशन एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूँ जिनका सिलेबस है 2022 यानी 2022 जो न्यू सिलेबस है उसके बेसिस पे जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन कि डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है, किस तरह से वो लगता है एंड ऑल। सेकंड इज हेड ऑफ इनकम्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वर्किंग एंड ही इज अर्निंग सम मनी फ्रॉम एनीवेयर एज अ प्रोफेशनल, एज अ जॉब, फ्रॉम अ बिजनेस, व्हाटएवर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मैं जॉब करता हूँ और मेरा एक घर भी है, दिल्ली में, वहां से मुझे रेंट आ रहा है, या फिर साथ में मेरा एक बिजनेस भी है, वहां से भी मुझे थोड़ा सा इनकम होता है। तो मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो जो बहुत सारी सोर्सेज हैं वो कुछ हेड ऑफ इनकम्स में काउंट की जाती हैं जिस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सो हेड्स ऑफ इनकम्स एंड थर्ड इज टैक्स एंड लायबिलिटी। यानी कि इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि जितना हमने इनकम अर्न किया है उस पर हम लोग कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसमें कितनी लायबिलिटी बनती है और आगे कैसे फाइलें होंगी, सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, डायरेक्ट टैक्सेशन में। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमें पढ़ना है जीएसटी एंड कस्टम, या और आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। ये क्या मैंने इंग्लिश का हिंदी में मतलब बता दिया? नहीं। सी direct taxation. What is direct taxation? Direct taxation means that tax which is levied on the same person and paid by the same person. But indirect tax is that tax which is levied on the one person but paid by the another one. Okay? और डायरेक्ट टैक्स की जो एग्जांपल्स होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो फॉर एग्जांपल मुझ पर लायबिलिटी आती है कि मुझे ये जो डायरेक्ट टैक्स है मुझे पे करना है और मैं ही पे करता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लायबिलिटी तो मुझ पे आ रही है, मुझे पे करना है, बट मेरे बिहाफ में कोई थर्ड पर्सन है जो कि वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, मैं उसे पे करूंगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। आपको पता ही होगा, आईटीआर फाइल करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करते हैं, जितना हम इनकम कमाते हैं साल में उस पर हम लोगों को टैक्स पे करना होता है। एंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया? जीएसटी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं थ्रू समवन एल्स, थ्रू द अदर पार्टी। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझेंगे। ओके, सबसे पहले मैं कुछ डिफरेंसेस दोनों में बताना चाहूंगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। डायरेक्ट टैक्सेशन एंड
इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, सो दोनों में हम लोग पहले डिफरेंस जानेंगे। हाँ, सो ये हमारा चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन। सो मैंने सबसे पहला पॉइंट अभी समझाते हुए बताया था क्या, डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है, सॉरी हम इसे कहेंगे टैक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें हमें बहुत ये बहुत बेसिक चीजें हैं और हमें इनके बारे में जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि हमारा जो एमसीक्यू आता है उसमें काफी क्वेश्चंस इन सब चीजों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन को सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, ये कैसा होता है, कैसा होता है। ठीक है, सो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स फॉल on a person and paid by same person। यानी कि डायरेक्ट टैक्स की जो लायबिलिटी है वो जिस व्यक्ति पर आती है, जिस पर्सन पे आती है, फॉल ऑन द सेम पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन वन पर्सन बट paid by another person। ओके, अनदर पर्सन, यानी कि अगर लायबिलिटी मुझ पे आई है तो वो किसी और के द्वारा पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और क्या नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है। डायरेक्ट टैक्स इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इसका वाइस वर्सा क्या होगा, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ के चलनी होंगी। सो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि जितना जिसका इनकम ज्यादा होगा, टैक्स उस पर उतना ही ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इट चार्जेस हाई टैक्स ऑन हाई इनकम। ओके, बट regressive in nature means there is no impact of higher and lower income. The same tax is applicable on the same all the person, where that person is poor or that person is richer. Okay, so for example, same tax is applicable to all, even poor or rich। ओके, सो इनके एग्जांपल्स क्या हैं। इनके एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया था। एग्जांपल्स हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एग्जांपल जीएसटी। ओके, सो आप लोग इन्हें अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी आपके बुक में भी ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से दी हुई हैं। मेरा काम है सिर्फ थोड़ा सा समझाना, ताकि हम लोग आगे चल सके जल्दी से, क्योंकि इस पर ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो हम आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है या सो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम कुछ और स्मॉल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ स्मॉल पॉइंट्स है जो कि आई थिंक हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स। ओके, सो फर्स्ट असेसमेंट ईयर AY। ठीक है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर FY। ठीक है, थर्ड इज एकेडमिक ईयर एंड एनीथिंग एल्स, assessment year, financial year and academic year. Okay, and the fourth calendar year।
So basically we all know about 4 years: assessment year, financial year, academic year और calendar year. So assessment year क्या है? So assessment year is that year in which the income is assessed and the tax is paid. The income is assessed. Income assessed and tax is paid. Tax is paid. इनकम असेस्ड मीन्स असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अपने टैक्स को अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि हमने कितना इनकम कमाया था और उस पर हम लोग फिर गवर्नमेंट को एज एप्लीकेबल टैक्स पे करते हैं। ठीक है, सो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम अपने इनकम को असेस करके, कैलकुलेट करके, नलीफाई करके और जो भी हमारा टैक्स बनता है या नहीं बनता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. One more is there, we forget it. Previous year. Okay, so assessment year के बारे में बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर where income is earned. सो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमने इनकम को कमाया है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर यानी कि 22-23 मैंने जो ईयर है 22-23 उसमें मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपीस कमाए। अब जो इनकम मैंने इस ईयर में कमाई है उसे मैं नेक्स्ट यानी कि 23-24 में असेस करूंगा और मैं इस ईयर का जो टैक्स है वो इस ईयर में दूंगा, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो मैं असेसमेंट ईयर में दूंगा। अगर आप लोगों ने कभी भी आईटीआर फाइल करी होगी तो उसमें जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो वो असेसमेंट ईयर के नाम से आते हैं, बट वो असेसमेंट ईयर जो होता है वो करंट ईयर होता है और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करके टैक्स पे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर इट इज द ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ओके, सो हम लोग जो ये बात करते हैं दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। दिस इज फाइनेंशियल ईयर। आवर इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर from April 22 to March 23, April 23 to March 24. So what is financial year? Financial year starting from the April to March. This is called financial year. What is academic year? You know what is academic year? Academic year is that year from which the exams of schools are starting. Exams or study of schools are starting. So academic year is also from April to March. अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल होते हैं या कॉलेजेस होते हैं वो अप्रैल से एडमिशन चालू होते हैं, अप्रैल से स्टडी जो है बच्चों की चालू हो जाती है। सो एकेडमिक ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों ही अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, मार्च में खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर इज यूजुअल कैलेंडर स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू दिसंबर। सो कैलेंडर इज द नॉर्मल ईयर। ओके, somewhere our companies are using calendar also, but right now 99.99% companies are using financial year and assessment year and previous year you know about it. So these are some little points I want to confirm. So now we are going for the next point. Yeah, so these are some little points I want to confirm. Okay, now yeah, so अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है What is SSC? स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो देख लेना। What is SSC and what is person? Okay, so SSC कौन होता है और पर्सन कौन होता है? इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है उसमें SSC कौन है? SSC is that person who is liable to pay tax. Okay, for example दो लड़के हैं, राम और श्याम। राम जो है वो 12th में पढ़ता है, उसकी एज 25 है, वो 12th में पढ़ता है, वो 10 साल से फेल हो रहा है।
ठीक है। श्याम, श्याम जो है जो सिर्फ 22 ईयर्स का है और वो अभी जॉब करता है और वो 50,000 पर मंथ कमाता है, ठीक है। सब जब दोनों की इनकम को असेस किया जाता है, इसकी कोई इनकम नहीं है, इसकी इनकम है, इसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है और इसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। सो अब इन दोनों में से एसएससी कौन हुआ? श्याम, क्योंकि श्याम इज नाउ लाइबल टू पे द टैक्स बट Ram is not liable to pay the tax. So that person who is liable to pay the tax is called SSE. Okay, that point is clear. Now the what is person? So person is that individual, HUF, company or whatever who is able to pay the tax, who is able to pay the tax or who is earning income. So person कौन है? Who is capable or able to pay tax और पर्सन कौन है? वो पर्सन वो है, इनकम टैक्स की भाषा में पर्सन वो है जो कि इनकम टैक्स भर सकते हैं या इनकम टैक्स की लायबिलिटी में आ सकते हैं। एसएससी कौन है? जो ऑलरेडी जिस पे लायबिलिटी आ चुकी है उसे टैक्स पे करना है, और पर्सन जिस पे आ सकती है। अब पर्सन के लिए मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ। फिर से वही हमारे राम और श्याम को पढ़ते हैं। ये हमारा राम, ये हमारा श्याम, ठीक है। राम क्या करता है? राम पूरे 1 ईयर के अंदर 4 लाख रुपीस कमाता है। श्याम जो है ये हमारा पूरे ईयर के अंदर 1 ईयर के अंदर 6 लाख रुपीस कमाता है। बट बिकॉज ऑफ द रिबेट एंड ऑल व्हाटएवर वी आर नॉट गोइंग फॉर द आइडिया सिस्टम, राम इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। नो लायबिलिटी इज राइज्ड फॉर द श्याम. So now the Ram is person but not SSE. Got it? Like that, Sham is person as well as SSE. ठीक है। सो ये डिफरेंस था SSE और पर्सन में। पर्सन में क्या क्या चीजें, कौन कौन लोग हैं जो इंक्लूड होते हैं वो मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। फर्स्ट, इंडिविजुअल कौन होते हैं? कोई भी एकल व्यक्ति, यानी कोई एक आदमी या एक औरत या व्हाटएवर, कोई भी एक व्यक्ति जो कि अपना बिजनेस चालू करता है उसे इंडिविजुअल कहते हैं। बिजनेस या प्रोफेशन या सैलरीड व्हाटएवर, एक व्यक्ति यानी मैं अगर इनकम कमा रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल हूं और मैं इनकम जो गवर्नमेंट को है मैं अपना इनकम टैक्स भर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? अगर आप कई जगह पे देखेंगे तो कई लोगों की जो फैमिलीज होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। किसी के चाचा के, ताता के, भाई का, लड़का का, मौसी का, चाची के, मतलब व्हाटएवर, एक घर के अंदर पूरा जिला रहता है। मतलब एक घर के अंदर 25-25, 30-30 लोग रहते हैं, ठीक है। सो अगर वो लोग मिल करके कोई बिजनेस चलाते हैं, मान लो कि कईयों के बहुत पुराने टेक्सटाइल्स चलते हैं, पुराने मिलें चलती हैं कपड़ों की, जो अगर आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में ज्यादातर HUF जो है काम करते हैं। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि डिवाइडेड नहीं होती, एक पूरी ज्वाइंट फैमिली होती है जो कि मिलकर बिजनेस चलाती है, उसे HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और वो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट ने तो सबसे लेना है, करेक्ट। सो नेक्स्ट, कंपनी। और कंपनी भी कई तरह की होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन। गॉट इट? डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो कि हमारे देश के अंदर जो कंपनीज होती है उन्हें डोमेस्टिक कंपनी कहती है। फॉरेन मतलब जो देश के बाहर हमारी ही कोई ब्रांच खुली हो, हमारे देश के अंदर पैसा आ रहा है पर बाहर ब्रांच खुली, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। या बाहर की कोई कंपनी आके खुल रही है तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। अभी लोकल अथॉरिटी क्या है? कई जगह पे क्या है ना, कुछ लोकल अथॉरिटी जो है काम करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में पूरी एक सोसाइटी, मान लो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी, सो गोकुलधाम सोसाइटी इज अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है?
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है जो किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अंबानी जी का जो भी बेटा, अंबानी जी अगर कल को निकल लें तो जो उनका बेटा वो उनका आर्टिफिशियल पर्सन या उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। या फिर कोई बाहरी इंसान को अगर वो अपनी तरफ से किसी को मीटिंग में भेज ले, एक आपने लोगों ने सुना होगा जब लोग बिजनेस मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो मान लो मैं वहां का शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं वहां पे नहीं जा पाता तो मैं अपनी तरफ से अपने दोस्त, भाई, बहन, बेटी किसी को भी भेज सकता हूँ विद अ लेटर कि मैंने इस पर्सन को अपनी तरफ से ऑथराइज किया है। दैट टाइप ऑफ पर्सन फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन्स आर कमिंग अंडर पर्सन इन द इनकम टैक्स। सो इनमें इन सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की नजर से कोई भी बचा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। ओके, सो अब हमने जाना कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, हमने जान लिया कि पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हेड ऑफ इनकम क्या होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, कितने टाइप ऑफ हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो देयर आर, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। यानी कि हमारे पास 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम, देयर आर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अनलिमिटेड है, कहीं से भी आप पैसे कमा सकते हैं। ड्रग्स बेच के कमा सकते हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट बेच के कमा सकते हैं, और गन लगा के, चोरी करके, लूटपारी करके, किसी भी तरीके से अगर आपके पास किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है तो आप कर सकते हैं, भले आपको 3 साल के लिए जेल जाना पड़े, ठीक है। सो हेड्स ऑफ इनकम, और उन दोनों में और क्या डिफरेंस आता है। हेड ऑफ इनकम, heads of income, there are 5 types of head of income, okay, and yeah, it is border, then source of income, so it comes under head of income। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हेड ऑफ इनकम का पार्ट है, और हेड ऑफ इनकम जो है सोर्स ऑफ इनकम से बड़ा है, ठीक है। मतलब बड़ा है इन द सेंस, देखो हेड ऑफ इनकम मैं अभी बताता हूँ, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, ये बॉर्डर, और यू कैन से वाइडर, और यू कैन से वाइडर, ठीक है। सो इतने पॉइंट्स काफी हैं। सो अब देखो हेड्स ऑफ इनकम जो है हमारे पास 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम है, पहले मैं लिख लूं फिर मैं समझाता हूँ। हेड्स ऑफ इनकम है 5 तरह के, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हेड ऑफ इनकम क्या है हमारा, सैलरी। यानी जितने भी लोग सैलरी में जॉब करते हैं वो सब सैलरी में आते हैं, किसी भी तरह की जॉब जो कर रहे हैं वो लोग सैलरी में आते हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है या समथिंग, जो भी हमारे पास बिल्डिंग है, उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन क्या है, किसी भी तरह के घर, किसी भी तरह के फिक्स और करंट एसेट्स को हम लोग जब बेचते हैं, किसी भी तरह के एसेट्स को जब हम बेचते हैं तो उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होती है, ठीक है। और हेड्स ऑफ इनकम, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ लोग इंजीनियर होंगे, कुछ लोग प्रोफेशनल होंगे, सीए होंगे, हमारी तरह सीएमए होंगे, सीए होंगे, या फिर कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे होंगे। उनकी जो भी इनकम होती है, मतलब जो भी बिजनेसमैन का इनकम जो होता है वो आकर के इसके अंदर टैक्सेबल होता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड द लास्ट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सारे अलग तरीके जो भी गुंडागर्दी टाइप के मतलब जो भी अनडिसेंट तरह के आप लोग जितने भी इनकम देते हो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। अनडिसेंट तरह के मतलब जो घोड़े की रेस होती है, हॉर्स रेस से जो लोग पैसा कमाते हैं, लॉटरी से जो लोग पैसा कमाते हैं, और क्या नाम है क्रॉसवर्ड से जो लोग पैसा कमाते हैं, है ना। तो जिसमें भी ऊट पटांग टाइप के वो होते हैं या अदर इनकम होती है, आप कह सकते हैं एक तरह की एक्सेस इनकम होती है किसी उन वे से जो कि इन चारों में कवर नहीं होते, वो अदर सोर्स में कवर होते हैं। सो अब ये जो अब इनके सोर्सेज क्या होते हैं, देखो सैलरी का सोर्स क्या है, जॉब। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरे 10 घर है, मेरे 10 घरों से रेंट आता है, दैट इज कॉल्ड 10 घर हैं, दैट इज रिसोर्सेज। बट उन 10 को मैं लेकर के हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ इनकम। आप समझ में आया हेड ऑफ इनकम और सोर्स में क्या डिफरेंस है। कैपिटल गेन, मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का सोफा, अलमारी, सिलेंडर सब बेच दिया, उससे मुझे कुछ इनकम आ गई, वो मैंने कैपिटल गेन में जाकर टैक्सेबल कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ इनकम। और जो सोफा, अलमारी, ये वो दुनियादारी मैंने चेयर, कुर्सी, टेबल जो भी मैंने बेचा, वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। सो देयर आर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बट देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड ऑल द सोर्स ऑफ इनकम आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। सो अब डिफरेंस समझ में आया सोर्स ऑफ इनकम और हेड ऑफ इनकम में, ठीक है। सो अब आपके स्क्रीन पे जो है एक फोटो दिख रही होगी, इसमें जो भी हमारे स्लैब्स हैं तीनों केसेस के लिए, फर्स्ट है सुपर सीनियर सिटीजन। इस सुपर सीनियर सिटीजन का जो स्लैब है वो है 5 लाख तक जो है वो नील है, 5 लाख से 10 लाख तक जो वो है वो 20% है, और 10 लाख के अबव जो है वो 30% है, ठीक है। ये स्लैब्स जो है ये इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, इनको हमें समझना होगा। हालांकि अभी जो नया बजट आया है उसमें नए स्लैब्स हैं, बट फिलहाल आपके बुक्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही से जो है एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड देन 10 लाख अबव 30%, ठीक है। और हमारे जो नॉर्मल और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में जो भी जितने भी नॉर्मल लोग बचते हैं, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एसोसिएट पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एवरीथिंग आर कमिंग अंडर टिल 2,50,000 इज नील, above 2,50,000 to 5 lakh is 5%, then 5 to 10 is 20% and actually the 20% and then 10 lakh above is 30%, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रिबेट भी दे रखी है अंडर सेक्शन 87A। सो ये रिबेट किस तरीके की है, इस रिबेट में गवर्नमेंट ने हमें ये बोला है कि जिसका भी जो इनकम है वो 5 लाख से अगर नीचे है तो उसे इस तरह की रिबेट मिलेगी, या तो जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 100% या फिर 12,500 रुपीज विच एवर इज लोअर। बट अगर ये जो लायबिलिटी है अगर 5 लाख रुपीज से 5 लाख 1 रुपी भी हो गया ना, तो ये रिबेट जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगी, फिर आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। तो यानी कि 5 लाख तक ये जो है टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके इसे पढ़ सके। तो ये आपका जो था ये फर्स्ट चैप्टर था डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो आज इस वीडियो के बाद जरूर उस चैप्टर को लर्न करें। तब तक के लिए जय श्री राम, फिर मिलते हैं।